हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग भी सीटेट एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, तो सीटेट आपका जो भी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और जल्दी आपका सीटेट एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर में। तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल गया होगा। इसके साथ ही साथ सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया था सभी सब्जेक्ट का। और आज मैं आपके साथ जो सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ वो CDP का, ठीक है। तो और इसमें ये भी बताऊँगी कि आप लोग CDP में 30-30 स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो कैसे आप लोग 30-30 मार्क्स ला सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं अपने CDP में। तो हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। जो भी मैंने आप लोगों को ये थंबनेल में बताया है बिल्कुल सही है। आप लोग 30 मार्क्स ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो भी हमारा सिलेबस है वो तो CDP का सिलेबस है। और यहाँ पर हमने सिर्फ ओनली CDP के सिलेबस को डिस्कस किया है। अब बाकी आप लोग एक मेरी वीडियो है जिसको देख सकते हैं, जिसमें जिसमें सभी सब्जेक्ट के सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 के मैंने बताया है। यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आप लोग CDP में कैसे 30-30 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो CDP है हमारा, तो उनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जो भी हमारा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, तो उसको क्या किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो क्या है, यहाँ पर हमारा जो पूछी जाती है, जो भी हमारा बाल विकास पूछा जाता है, जो बाल विकास पूछा जाता है, तो वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 15 नंबर का बाल विकास पूछा जाता है। फिर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। जिससे जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं समावेशी शिक्षा से, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 10 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम और अध्यापन, जिससे आपके 5 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो 30 मार्क्स का CDP पूछा जाता है, तो उसमें से आपके बाल विकास से आपको पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन आपके समावेशी 10 क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि आपकी समावेशी शिक्षा से आएंगे, और आपके 5 क्वेश्चंस लर्निंग एंड पेडागोजी से आएंगे, अधिगम और अध्यापन से आएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बाल विकास के सिलेबस को देखेंगे। जो बाल विकास 15 मार्क्स का, तो ये हमारा जो बाल विकास है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। देखिए इसमें क्या है, विकास सबसे पहले दे रखा है कि विकास की अवधारणा। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एग्ज़ाम का पैटर्न होना चाहिए, जो मैंने अपने चैनल पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया है। CDP आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, और 150 मिनट्स मिलते हैं आपको, और सब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओके। और SC ST के लिए जो है, जो भी OBC हैं, तो उनके लिए पासिंग मार्क्स 82 रहते हैं, और 90 मार्क्स जनरल वालों के लिए रहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप लोगों के पास एक तो उसका एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी सिलेबस क्या है। देखिए, जब आपके पास हाथ में सिलेबस होता है तब आप उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, वरना आपको देखिए सीटेट में आपको अभी नहीं पता है कि आप क्या पढ़ना है। लेकिन जब आपके हाथ में सिलेबस होता है तो आपको पता होता है, आप सर्च करके ये टॉपिक, मान लीजिए कि आपके पास ये टॉपिक आया, बाल विकास की अवधारणा, तो क्या करेंगे, जब आपको पता है कि बाल विकास की अवधारणा से क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्या करेंगे, सर्च कहीं से यूट्यूब से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, या फिर किसी बुक में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इसको टॉपिक को सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बारे में नोट्स बना सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको थ्योरी भी होनी चाहिए। उसकी क्या करेंगे, आप लोग थ्योरी भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। जो भी ऑनलाइन आपके पेपर हुए थे उन्हें भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो भी PYQs थे उसको सॉल्व करेंगे। और देखिए, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखिए, CTET में बहुत ही कम टाइम होता है, तो जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग जो हमें टाइम मिलता है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं। इसलिए आपको जो है, जितनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को वहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि लर्निंग के साथ जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है, लर्निंग के साथ क्या संबंध है, ओके। और दूसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको आनुवंशिकता, हेरिडिटी और जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हमारा आता है बालकों के विकास के सिद्धांत। देखिए, बाल विकास के सिद्धांत आते हैं, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और चौथा है आपका सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक।
तो इसमें देखिए सामाजिकरण, तो समाज बालक का जो भी विकास होता है वो समाज में होता है आकर, तो उसमें कह रहे हैं कि जो शिक्षक है, शिक्षक बालक जो होता है शिक्षक के पास भी आता है, अभिभावक के पास भी जाता है और क्या होता है, और मित्रगण से उसका क्या पड़ता है, उन सभी का एनवायरनमेंट का सभी का असर पड़ता है उसके ऊपर। तीसरा आता है आपके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका पाइगेट हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगॉत्स्की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर बार आपको 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन तीनों ही टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है बहुआयामी बौद्धिकता, तो बहुआयामी बौद्धिकता यानी कि मल्टी डायमेंशनल, जो बहुआयामी बौद्धिकता है, जिसमें को हार्वर्ड गार्डनर ने आपका दिया था, तो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेगा। उसके बाद आता है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा। देखिए जो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, कौन सी होती है, चाइल्ड सेंटर, यानी कि बालक को ध्यान में रखकर हम कोई बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। तो बालक को ध्यान में रखकर कोई भी सिलेबस बनाया जा रहा है, तो बालक को ध्यान में रखकर कि बालक उसको कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, तो ये हमारी जो एजुकेशन कहलाती है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाती है। फिर आता है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, तो क्या है हमारा बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ है। भाषा चिंतन से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फिर आता है हमारा टॉपिक है समाज निर्माण के रूप में लिंग, तो देखिए लिंग यानी कि जेंडर से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके वाइगॉत्स्की से ही आ जाएंगे। वाइगॉत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, हार्वर्ड और आपके जो हैं कोहलबर्ग हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए और आपके पियाजे हो गए। और इसमें से देखिए यहाँ पर आपका क्या है, शिक्षार्थियों के मध्य देखिए कोई भी जैसे कि आपकी जो भी हैं 5 जो भी आपके हैंड की 5 उंगलीज़ हैं, जो भी फिंगर्स हैं, तो वो बराबर नहीं होती। इसी तरीके से सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते, सभी लोग अलग अलग होते हैं और उनमें विभेद पाया जाता है। भाषा किसी की लैंग्वेज अलग होती है, तो किसी की कास्ट अलग होती है, तो कहाँ यहाँ पे कोई जेंडर अलग होता है, कोई लड़का है तो कोई लड़की है, ठीक है। समुदाय, तो धर्म, किसी का धर्म अलग होता है, तो इन सभी में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। फिर आता है आपका 12 है, यहाँ पे अधिगम के लिए मूल्यांकन, जैसे कि लर्निंग करे जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग सीख रहे हैं, मान लें आप लोगों ने सीटेट की कोचिंग कर ली है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आपका कैसे मूल्यांकन होगा, तो आप लोगों का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, आप लोगों का पता नहीं चल पाएगा कि आप लोगों की कैसी तैयारी है, कितनी तैयारी है, आप कर पा रहे हैं। तो मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन भी करना ज़रूरी है। और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, तो अधिगम का मूल्यांकन के फिर क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो उससे कि जो आप मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन आपका हो जाता है, उसमें पता चलता है अंतर। तो आपने जो अधिगम किया, जो लर्निंग की और जो आपका रिजल्ट निकला, तो वो आपका अंतर बताता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, देखिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन कैसा होता है, जो विद्यालय में जिस स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के टीचर ही अपने बच्चे का क्या ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर विद्यालय आधारित आंकलन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अदर टीचर आ जाते हैं बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जब बच्चों को हम पढ़ाते जाते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं CCE, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को हम पढ़ाते जाते हैं और उनका साथ ही साथ मूल्यांकन भी करते जाते हैं। तो कंटिन्यू मूल्यांकन, संदेश और व्यवहार, ठीक है, यहाँ पे संदेश और व्यवहार। फिर 13 है हमारा शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षक और विवेचित चिंतन के लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए प्रश्न तैयार करना। तो यहाँ पे करेंगे जो भी बच्चे होते हैं उनकी तैयारी का लेवल देखते हैं, यहाँ पे तैयारी के स्तर का, जो बच्चे का मतलब सीटेट का आपका क्या है, आपने सीटेट की तैयारी करी तो हम आपका लेवल देख सकते हैं, क्योंकि हम आगे ऐसे क्वेश्चन डालते रहते हैं, ठीक है, मेरे शॉर्ट में हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग उसके अगर उत्तर दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। अगर सभी क्वेश्चन के वहाँ पर मैं आपको उत्तर नहीं बताती हूँ, लेकिन ओनली सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ, आपको उत्तर उसका बताना होता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो आपके जो भी लेवल है सीटेट का, कितनी तैयारी की है, तो उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और कक्षा में शिक्षक और विवेचित चिंतन, तो देखिए क्लासरूम में जो टीचर है और उसमें क्या है, विवेचित चिंतन, अलग अलग तरीके के थॉट होते हैं, उनके लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न, जैसे कि हम चाहते हैं बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें चीज़ों को, जो बच्चे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हम ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। टीचर जो है, टीचर को चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसे क्वेश्चन को तैयार करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चीज़ों को अचीव कर सकें।
ओके, तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हमारा जो है 15 क्वेश्चंस आपको इसी से ही देखने को मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? तो 15 क्वेश्चन आपको बाल विकास से देखने को मिलेंगे। तो मैंने सभी आपके टॉपिक बता दिए हैं और आप हर टॉपिक को अपने आपके सामने क्लियर भी कर दिया है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे कहने के गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए बच्चों की आवश्यकताओं को समझना है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं पिछड़ जाते हैं, नहीं स्कूल जा पाए, ठीक है, या फिर किसी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छे पढ़ने में, कुछ बच्चे जो होते हैं पिछड़े बच्चे हैं जो मतलब धीमी गति से सीखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, शिक्षक को एक वहाँ पर क्या करना होगा, उनकी जो भी नीड्स हैं तो उनको पहचान करना होगा, ठीक है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं तो उनको समझना होगा, उनके बैकग्राउंड को समझना होगा, कहाँ से वो आए हैं और उनकी क्या क्या नीड्स हैं। दूसरा आपका आता है सीखने संबंधी समस्याएं। देखिए, सीखने संबंधी समस्याएं जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, तो इससे संबंधित समस्याएं आती हैं लर्निंग में। तो कठिनाई वाले बच्चों की आवश्यकताओं को समझना, और ये भी देखेंगे कि बच्चे निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है, तो उनकी बालकों की हम क्या करेंगे, जो भी नीड्स हैं तो उनको समझेंगे, बालक को क्या ज़रूरत है, बालक को टीचर क्या करेगा, उनकी आवश्यकताओं को पहचानेगा। फिर आता है तीसरा, आता है मेधावी सृजनशील विशिष्ट, जहाँ पे आ जाता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं, तो वहाँ पे उन बच्चों की प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। कभी कभी जैसे कि कोई बच्चा है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या करेंगे, ना ही टीचर उसकी मतलब अंदर प्रतिभा, जो भी उसकी प्रतिभा को समझ पा रहे हैं, ना ही उसके पेरेंट्स समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें बच्चे की प्रतिभा को जानना होगा और उसको वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, शिक्षक हैं या फिर पेरेंट्स हैं तो उन्हें गाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और मैं आपको इसके साथ ही साथ जो सिलेबस के साथ जो मैं सिलेबस दे रही हूँ, इसके साथ ही साथ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी क्लासेस भी दूँगी। और देखिए यहाँ पर जो भी थ्योरी है वो भी कराऊंगी। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है अधिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी टॉपिक है आपका, जो सी है सेक्शन, तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को आपको। देखिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि बालक किस प्रकार सोचते हैं। देखिए बालक हैं तो यहाँ पे हमें, बालक है, छोटे बच्चे हैं या बालक हैं, तो वो किस प्रकार सोचते हैं, तो किसी ना किसी प्रकार से तो सोचते ही होंगे ना, और सीखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं किस प्रकार से वो सोचते हैं, किस प्रकार से वो लर्निंग करते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे सफल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक जो होते हैं अच्छे होते हैं और कभी कभी अच्छे होते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि बालक सभी प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं सफल ही हों, तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, असफल भी हो जाते हैं। फिर आता है आपका सेकंड है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। देखिए लर्निंग और यहाँ पे जो भी हमारे अध्यापन है तो उसकी बुनियादी, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, यानी कि लर्निंग में कौन कौन सी कार्य नीतियाँ हैं, सामाजिक क्रियाकलाप समाज का क्या हिस्सा है उसके रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ में, ठीक है। और तीसरा है आपका यहाँ पे एक समस्या समाधान करता। देखिए बालक है तो बालक अपनी समस्या को कैसे सॉल्व कर सकता है, और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ठीक है। और यहाँ पे है बोध और संवेदनाएं क्या हैं, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अधिगम में योगदान देने वाले कारक। देखिए हम बच्चे के क्या करते हैं, जब बच्चा क्या होता है लर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप सीटेट के लिए लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको क्या होता है, एक तो निजी पर्सनली आपको सीखना चाहिए, आप इंटरनली सीखेंगे, और दूसरा यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट होगा सीखने का। जैसे कि आप लोग कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट होगा तो वहीं पर आप लोग जाकर सीख पाएंगे। तो ये क्या होते हैं, अधिगम में योगदान देने वाले कारक कहलाएंगे। फिर आता है प्रेरणा और अधिगम, तो हमारा क्या है, मोटिवेशन और लर्निंग। देखिए जब आप अंदर से मोटिवेट होंगे तभी आप लर्निंग कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब करें, तो आप अंदर से प्रेरित हैं तभी आप लोग सीटेट को अच्छे से देंगे, और सीटेट देने के बाद आप KVS है, DSSS है या सुपर टेट है या BPSC है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और अपनी जॉब लेंगे। फिर आता है 7, यहाँ पर है दे रखा है बालकों के अधिगम में व्यक्तिगत संकल्पना। देखिए बात से, देखिए सभी बच्चे जो होते हैं जैसे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों ने एक टीचर ने पढ़ाया और 10 बच्चों ने सेम सीख लिया, तो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा जो टीचर पढ़ाता है उसको सभी चीज़ों को सीख लेता है, कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, कोई तीव्र गति से सीखता है, कोई बहुत ही हल्के हल्के सीखता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सभी की अपनी अपने बुद्धि होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो सीखते हैं। अधिगम प्रक्रिया
प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। देखिए, अधिगम प्रक्रिया, जब बच्चा जो होता है लर्निंग के प्रोसेस, मान लीजिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और कहीं पे आपको मॉक टेस्ट दे दिया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, गलती भी करेंगे, त्रुटि भी होगी। तो यही कह रहे हैं कि जब आप सीखेंगे तो त्रुटियाँ ज़रूर होंगी। तो और सीखने से जब त्रुटियाँ होती हैं और तभी बालक वहाँ पे सीखता है। और लास्ट टॉपिक है आपका एनईपी 2022। तो उम्मीद करती हूँ जो सिलेबस मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप लोग अगर इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 30 मार्क्स सीडीपी में कहीं नहीं जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।